नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके ही कुछ कमेंट्स के ऊपर डिपेंड करके मैं कुछ वीडियो शेयर करूँगा जो मेरे भी कुछ कंपनीज़ के ऊपर खुद मैं ट्रेड लेकर रखा हूँ। कहाँ पे मेरा ट्रेड है, किस तरीके से मैं टारगेट तक इंतज़ार करूँगा, वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं सबके साथ शेयर करूँगा। देखिए, मेरे इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है कि आप सारी चीज़ों को समझ पाएँ, सीख पाएँ। मेरे तरफ से किसी भी कंपनीज़ के ऊपर बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन हूँ। अगर आपको काम करना है तो चीज़ों को पहले समझकर काम करना होगा। तो सबसे पहले आपको बात करूँ तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में। देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऊपर कुछ दिनों पहले कंपनी का रिज़ल्ट आ गया था। तो फाइनली कंपनी का रिज़ल्ट किस तरीके से आया उसका झलक मैं आपको दिखाऊँगा। आप देख सकते हैं कंपनी पिछले सालों में जो सेल्स किया था, मतलब रेवेन्यूज़ किए थे। एक्चुअली बैंकिंग सेक्टर में सेल्स नहीं होता, रेवेन्यूज़ होते हैं, क्योंकि बैंक्स लोन देते हैं, उस लोन के बेसिस में कंपनी का रेवेन्यूज़ मिलता है। तो 4,790 करोड़ के आसपास था। इस बार बढ़ के वो कितने हो चुके हैं, 5,875 करोड़ के आसपास। मतलब कंपनी के जो रेवेन्यूज़ है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला। उसी तरीके से अगर इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो कंपनी की इंटरेस्ट भी चलो थोड़ा-सा ठीक-ठाक ही है, और कंपनी की एक्सपेंस थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया। जिसके चलते है जो एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा होगा, मगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थोड़ा-सा वीकनेस देखने को मिला। देखिए, 458 से लेकर 450 तक देखने को मिले। अभी चेंजेस कहाँ पे हुआ? क्योंकि अगर देखा जाए तो कंपनी के जो टोटल नेट प्रॉफिट है वो 884 करोड़ से 1295 करोड़ तक बन चुके हैं। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट तरीके से देखने को मिला। जो इस बार कंपनी पिछले सालों को भी बीट किया, मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस को भी बीट किया, एंड क्वार्टर क्वार्टर बेसिस को भी कंपनी बीट कर पाए। तो दोनों चीज़ों को आप समझेंगे तो कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे काम किया है, और इसी काम के बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने का भी पोटेंशियल है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकता है, क्योंकि कंपनी का जो एनपीए है वो पहले 2.22% के आसपास हुआ करता था, वो आज 0.20 के आसपास हुआ कर रहा है। मतलब कंपनी का जो एनपीए है वो कई हद तक कंपनी के एनपीए अच्छा खासा होता हुआ देखने को मिले। तो जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में एक अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना, क्योंकि कंपनी के ऊपर अगर मैं डीपली कंपनी के रिजल्ट के बारे में बात करूं तो एक चीज आप देखेंगे। देखिए, कंपनी का जो रिजल्ट है वो उस लाखों में फिगर दिया गया है, आपको मैं लाखों को करोड़ों कन्वर्ट करके दिखा दूंगा। सिर्फ मैं दो पॉइंट्स में आपके साथ शेयर करूंगा। पहले देखिए प्रोविजन। तो प्रोविजन कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। तो प्रोविजन कितना है वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कंपनी के जो प्रोविजन फॉर टैक्सेस, देखिए प्रोविजन फॉर टैक्सेस, तो कंपनी के जो प्रोविजन है वो पहले कितना था, 20,500 के आसपास। वो आज वो आज कितना हो चुका है, 5,000 करोड़ के सॉरी 5,000 के आसपास। तो प्रोविजन यहाँ पे कम हुआ, और प्रोविजन की जो डेटा है वो बहुत शानदार देखने को मिला। उसके साथ साथ अगर एनपीए, नेट एनपीए के बारे में बात करूँ तो एनपीए भी कितना परसेंटेज हुआ, पहले था 0.24, इस बार बने 0.20, पिछले बार भी था 0.20। मतलब एनपीए को भी कंपनी कंट्रोल में रखा। तो यही दो कारण के वजह से कंपनी में एक अच्छा खासा पॉजिटिव थिंकिंग देखने को मिले। अभी एक चीज और भी नोटिस करना कंपनीज के ऊपर, जो कंपनी की जो रिटेल बैंकिंग है, रिटेल बैंकिंग में टोटल ओवरऑल कंपनी के पास कितना पैसा आ रहा है। देखिए, पिछले साल में करीबन 2,29,000 के आसपास देखने को मिला था, और इस बार वो 2,67,000 के आसपास देखने को मिला। मतलब यहाँ पे भी जम देखने को मिला है। तो रिटेल बैंकिंग के ऊपर भी कंपनी के खासियत देखने को मिला, और डिजिटल बैंकिंग के ऊपर उतना खास नहीं है, मगर आदर्श रिटेल बैंकिंग के ऊपर जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होने के कारण शेयर में एक मैसिव जंप होने का चांसेस था, मगर हुआ कुछ ऐसा कि रिजल्ट जिस दिन आया उसके बाद जंप हुआ, उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन में है। कंपनी एक ही जगह पे, इसी जगह पे कंपनी बहुत दिनों तक होल्ड कर रहा है। तो इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करे, मतलब इस हाई लेवल को अगर ब्रेकआउट करे तो कंपनी के ऊपर एक जर्नी देखने को मिल सकता है। क्योंकि मैं जो टारगेट लेके चल रहा हूँ वो ऑलमोस्ट इसका टारगेट 95 रुपीज़ के आसपास है, जो इसका लाइफ टाइम हाई के आसपास है। क्योंकि कंपनी का जो प्रीवियस जो टारगेट बना था, मतलब टोटल जो टारगेट लेकर मैं चल रहा हूँ वो 82% के आसपास है। बड़ा सा एक एंटी बना, क्योंकि ये जो पैटर्न्स बना आज का नहीं, 2015 से लेकर एक पैटर्न्स बने दो, और इसके बाद काफ़ी धन्य पैटर्न्स बने, और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, और शानदार तरीके से ग्रोथ होने का चांसेस है। और यहाँ से अगर ऊपर गए तो कौन सा लेवल तक जा सकते हैं, कुछ इस लेवल तक, अराउंड 95 रुपीज़ के आसपास। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में
कंपनी में आगे बढ़ने का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और कंपनी को आगे बढ़ने के साथ-साथ कंपनी में ग्रोथ होने का जो पोटेंशियल है, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो मुझे लगता है इस टारगेट तक मैं होल्ड करूँगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। फिलहाल के लिए मेरा एंट्री बहुत पहले ही हो चुके हैं और एंट्री होने के बाद कंपनी एक ही जगह पे ट्रेड कर है। मुझे लगता है थोड़ा-सा टाइम लगेगा इस हाई लेवल तक जाने के लिए और अगर ये 2 साल में भी मिले तो भी कोई फ़र्क नहीं होगा क्योंकि 2 साल में मुझे एवरेज 40% के आस-पास रिटर्न मिल जाएगा। तो अभी चलो नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी का नाम क्या है? नेक्स्ट कंपनी का नाम है फिनोटेक्स केमिकल्स लिमिटेड। देखिए फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड बेसिकली एक ऐसे कंपनी है जो आज एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, मगर इस कंपनी में पोटेंशियल इतना ज़्यादा है, कंपनी एक टाइम लार्ज कैप बनने का भी कैपेसिटी रखते हैं। ऐसी बात मैं क्यों बता रहा हूँ? सबसे पहले बता दूँ कंपनी एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। अगर केमिकल इंडस्ट्रीज में देखा है तो इस कंपनी का रैंकिंग बहुत नीचे दिखेगा क्योंकि कंपनी का मार्केट का बहुत छोटा है। मगर कंपनी में कितना दम है आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा सेक्टर के अगर मैं पूरा का पूरा सेक्टर के अगर एवरेज सेल्स का आंकड़ा देखूँ तो पूरा सेक्टर के एवरेज सेल्स का जो डेटा है वो माइनस में है, मतलब नेगेटिव में है। मगर फिनोटिक्स केमिकल्स लिमिटेड के जो सेल्स का ग्रोथ है वो क्वार्टरली 11% के आसपास ग्रोथ हुआ। अगर पूरा के पूरा सेक्टर के मैं प्रॉफिट का ग्रोथ देखूँ क्वार्टर में वो भी नेगेटिव में है, मगर फिनोटिक्स केमिकल का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 16% के आसपास है। तो कंपनी कितने शानदार काम कर रहा है आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ कंपनी का कर्जा एकदम जीरो है और उसके साथ साथ कंपनी का वैल्यूएशन भी सस्ते में है। कितना सस्ता आप खुद ही देख लीजिए। इंडस्ट्रीज पी रेशियो 42 है, कंपनी का पी रेशियो 34 है। तो कंपनी का आरओसी आरओई बेस देखने को मिले, इनकम भी जबरदस्त है, सब कुछ ठीक ठाक है। तो कंपनी के ऊपर प्रॉब्लम्स कहाँ पे है, कंपनी के ऊपर दिक्कत कहाँ पे है? एक्चुअली कंपनी के ऊपर दिक्कत यही है कि कंपनीज के ऊपर कोई अंदर प्रॉब्लम नहीं है, ओवरऑल पूरा का पूरा सेक्टर में प्रॉब्लम है। मतलब पूरा का पूरा सेक्टर में करेक्शन हो रहा है जिसके चलते हुए इस तरीके से सिचुएशन बना है। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आप स्टडी करके काम करना क्योंकि आपको इस कंपनी के ऊपर डीपली जब स्टडी करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कंपनी एक भी कोई क्वार्टर्स ऐसे नहीं गया, एक भी एक साल ऐसे नहीं गया कि कंपनी पिछले सालों से कम प्रॉफिट किया, कम सेल्स किए, लगातार सेल्स बढ़ते चले गए। एक्सपेंस को कंपनी मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली एक हायर लेवल में है। 12 करोड़ से 17 करोड़ बने, 26 करोड़ बने, अभी 30 करोड़ बने। तो कंपनी की एक हाई लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला, जो कंपनी को आगे बूस्ट करने के लिए काफ़ी है, कंपनी के आगे जर्नी करने के लिए काफ़ी है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर बिग जर्नी होने का चांसेस है। तो बिग जर्नी होने का चांसेस है तो अभी जर्नी क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि केमिकल सेक्टर में लास्ट 1.5 ईयर्स में कंपनी के ऊपर कोई भी ग्रोथ नहीं है, किसी भी कंपनी के ऊपर ग्रोथ नहीं है क्योंकि मार्केट में जो डिमांड है प्रोडक्ट का उस डिमांड कम हो चुकी है। क्योंकि मैं इतने सारे बात इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन्वेस्टर आप देखेंगे तो इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर अच्छा खासा ट्रस्ट किया है। म्यूचुअल फंड के पास अराउंड 3.5% होल्डिंग है, एफएस के पास 1% के आसपास होल्डिंग है। तो बाकी किसके पास है? पब्लिक एंड प्रोमोटर के पास। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होगा कि कंपनी अगर अच्छा है तो इंस्टीट्यूशन बाय नहीं क्यों किया? क्योंकि कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। इसका मार्केट कैप मैं पहले ही बोल चुका हूँ, सिर्फ 5,000 4,000 करोड़ के आसपास है। इतनी छोटे कंपनी के ऊपर बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो बाकी एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर के ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा निवेश देखने को मिलेगा। तो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो जब इस कंपनी के ऊपर एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना था, मैं आपके साथ ये भी शेयर किया था कि पैटर्न्स बना था काफ़ी धाना पैटर्न्स का, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद देखिए शानदार तरीके से टारगेट को अचीव करके ही बिग क्रैश हो चुके हैं। तो हमेशा बोलता हूँ कि मैं जब भी जिस लेवल में टारगेट अचीव होता है, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेता हूँ, आगे पीछे ना सोच समझ कर क्योंकि मुझे वहाँ पे प्रॉफिट मिला तो मुझे इंतज़ार नहीं करना है। अगर मैं यहाँ पे इंतज़ार करता और भी ऊपर जाने का, तो अल्टीमेटली मुझे कोई प्रॉफिट ही नहीं मिलता क्योंकि वो ही जगह पे फिर से कंपनी आ चुके हैं। तो पहले क्या कोई इस तरीके से रेंज के हिसाब से एंट्री था? अगर मैं यहाँ पे बाइंग कैंडल को टोटल मार्किंग करूँ, तो देखिए शानदार तरीके से एक रेंज बना, जो कुल मिलाकर 27 टू 28% के आसपास है। तो ऑलमोस्ट इसका एंट्री तो हो चुके हैं। उसके बाद देखिए कंपनी धीरे-धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो मैं यहाँ पे एक मार्किंग आपको दे रहा हूँ, आप खुद ही वॉच करना कि इस लेवल तक क्या टारगेट हुआ। ऑलमोस्ट आप देख सकते हो ऑलमोस्ट उस लेवल को टच करने के बाद ही नीचे आया। तो मैं छोड़ ही देता हूँ, टच तो नहीं किया, तो मैं इंतज़ार करूँगा इस टच होने का। तो बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करना। अच्छे कंपनी के ऊपर हमेशा आपको इसी तरीके से फ़ोकस होना चाहिए क्योंकि आज नहीं तो कल उस कंपनी आपको अच्छा खासा ग्रोथ दे सकते हैं। अगर इस कंपनी के ऊपर आप काम करना चाहते हैं
तो आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके ही आप इस कंपनी के ऊपर कुछ क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ उसका नाम है बजाज फिनसर्व लिमिटेड। तो बजाज फिनसर्व के ऊपर ज़्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं है क्योंकि हर कोई जानते हैं कि बजाज फिनसर्व कितनी शानदार कंपनी है। तो कंपनी ने जब स्प्लिट किया तो इस कंपनी का प्राइस बहुत सस्ता हो गया क्योंकि पहले इस कंपनी का 17,000 के ऊपर चल रहा था। आज 17 टू 20,000 के ऊपर चला था। आज कंपनी का प्राइस 15,000 के आसपास देखने को मिला क्योंकि कंपनी एक साथ स्प्लिट एंड बोनस भी अनाउंसमेंट किया था। जब अनाउंसमेंट किया था आप खुद ही देख लीजिए कंपनी बोनस कब 2022 के 13 ऑफ सितंबर में एक के बदले एक और स्प्लिट भी सेम टू सेम दिनों में एक के बदले पाँच, मतलब एक के बदले 5 शेयर मिला और उसी 5 शेयर के बदले और शेयर मिला। मतलब अगर मैं बोनस के स्प्लिट के हिसाब से मैं देखूँ तो एक के बदले 5 मिला और बोनस कितना मिला एक के बदले एक, मतलब 5 इंटू 2 ऑलमोस्ट 10 शेयर, मतलब पूरा का पूरा एक के बदले 10 शेयर मिला। उस हिसाब से कंपनी का जो प्राइस था उस हिसाब से एडजस्टमेंट भी हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी इसके ऊपर इस तरीके से गुड अपडेट दिया था, इसीलिए कंपनी का शेयर प्राइस आज सस्ते में है। क्योंकि मुझे एक दोस्तों ने कमेंट किया था कि सर इसका प्राइस तो बहुत हाई था, आज इतना सस्ते में क्यों है? यही कारण था। और बेसिकली इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत बुलिश हूँ क्योंकि कंपनी के ऊपर कुछ गुड पॉइंट्स ये भी है कि कंपनी एक गुड अपडेट दिया है कि बजाज फिनसर्व टू लॉन्चेस टू न्यू सर्विसेज एवरी ईयर वाया, आप देख सकते हैं वाइडल हेल्थ केयर, मतलब जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसके ऊपर कंपनी 2 सर्विसेज ओपन किया है और कंपनी लगातार हर साल में कंपनी इस तरीके से नया-नया प्रोडक्ट लॉन्च करते चले जा रहे हैं। तो बजाज ग्रुप एक ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप है और जिसका बिजनेस स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि बजाज फाइनेंस को देख लीजिए, बजाज फिनसर्व को देख लीजिए, बजाज होल्डिंग को देख लीजिए, सारे कंपनी आज टॉप लेवल में काम कर रहा है। तो मैं बजाज फिनसर्व के ऊपर बात करूँ टेक्निकली तो मुझे यहाँ पे कंपनी के एक पैटर्न्स मिला था कप विद हैंड पैटर्न्स और फाइनली ब्रेकआउट तो हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया, रिटेस्ट भी किया। अभी देखिए कंपनी एक ही जगह पे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लगेगा ऊपर जाने में क्योंकि अगर ऊपर गए तो एक बड़ा सा टारगेट लेकर मैं चल रहा हूँ करीबन 26% के आसपास। तो जब तक इस लेवल को ब्रेक ना करे तब तक कहना ठीक नहीं होगा कि वो कब जाएगा, किस तरीके से जाएगा। अगर ये टारगेट मुझे एक साल में मिले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट कितने दिन हो चुका है जब एंटी बना था, एंटी लेवल से करंट लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट 200 दिन हो चुके हैं। तो देखिए 200 दिन हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों को यही डाउट होगा कि और बाकी दिनों में क्या टारगेट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। कंपनी में अगर दम हो तो 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर वो 23% का टारगेट इजीली अचीव कर सकते हैं। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा, उसका नाम है सीडीएसएल। सीडीएसएल के ऊपर गुड अपडेट यही है कि कंपनी एक के बदले एक शेयर एज ए बोनस के हिसाब से जितने सारे इन्वेस्टर है उसको देने वाले हैं। तो अगर बोनस पाना चाहते हैं तो पहले से आपको रिसर्च करके काम करना होगा, तभी आपको बोनस मिलेगा। तो प्लीज़ बोनस के चक्कर में किसी भी कंपनी के ऊपर डायरेक्टली ट्रेड मत कर लेना क्योंकि वहाँ पे अलग अलग रिस्क को मैनेज करके आपको देखना पड़ेगा। तो मेरे ओपिनियन आपके साथ शेयर किया हूँ, आपके ओपिनियन क्या है मुझे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।